हेलो फ्रेंड्स, आमोद एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल के पीवाईक्यू को देख रहे थे। आज के वीडियो में हम लोग जो 5/2/2019 को सेकंड शिफ्ट में एग्जाम हुआ था उसके क्वेश्चन को देखेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संवेदी न्यूरॉन से मोटर न्यूरॉन तक आवेग या इम्पल्स संचारित करता है? ऑप्शन ए मोटर न्यूरॉन, ऑप्शन बी इंटर न्यूरॉन, ऑप्शन सी संग्राहक, ऑप्शन डी प्रेरक। इसका सही ऑप्शन होगा बी इंटर न्यूरॉन। यानी इंटर न्यूरॉन जो है या मस्तिष्क तक जाने वाली सूचना और आने वाली सूचना के बीच एक रिले स्टेशन के रूप में कार्य करते हैं। वह न्यूरोट्रांसमीटर के मुक्त होने के साथ साथ तंत्रिका दोलन, न्यूरोजेनेसिस और अनैच्छिक सजगता के माध्यम से अन्य न्यूरॉन्स को संशोधित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगला प्रश्न है, किस देश को हजार झीलों की भूमि के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए नॉर्वे, ऑप्शन बी फिनलैंड, ऑप्शन सी स्वीडन, ऑप्शन डी डेनमार्क। इसका सही ऑप्शन होगा बी फिनलैंड। यानी फिनलैंड को हजारों झीलों की भूमि कहा जाता है। फिनलैंड में 16,800 झीलें हैं। फिनलैंड के कुल क्षेत्रफल का 10% से अधिक भाग पानी से घिरा हुआ है। फिनलैंड की सबसे बड़ी झील साइमा है, जो देश के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है, जो यूरोप में चौथी सबसे बड़ी झील है। फिनिशु लेकलैंड फिनलैंड की सर्वोत्तम झील के अनुभव के लिए आदर्श स्थान है। अगला प्रश्न है, मैग्ना कार्टा डैश द्वारा जारी अधिकारों का चार्टर है? ऑप्शन ए इंग्लैंड के राजा जॉन, ऑप्शन बी किंग अल्बर्ट एडवर्ड, ऑप्शन सी किंग जॉर्ज पंचम, ऑप्शन डी किंग विलियम हेनरी। इसका सही ऑप्शन होगा ए इंग्लैंड के राजा जॉन। यानी मैग्ना कार्टा 1215 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा जॉन द्वारा हस्ताक्षरित एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेज था। मैग्ना कार्टा नागरिकों के मौलिक अधिकारों से संबंधित पहला लिखित दस्तावेज है। संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई। अगला प्रश्न है, ब्याज दर, संपार्श्विक और दस्तावेजीकरण आवश्यकताओं और पुनर्भुगतान विधि का सामूहिक रूप क्या है? ऑप्शन ए संपार्श्विक, ऑप्शन बी राजस्व घाटा, ऑप्शन सी क्रेडिट ऋण की शर्तें, ऑप्शन डी बैंक की शर्तें। इसका सही ऑप्शन होगा सी क्रेडिट या ऋण की शर्तें। ब्याज दर, संपार्श्विक और दस्तावेजीकरण आवश्यकताओं और पुनर्भुगतान विधि का सामूहिक रूप क्रेडिट ऋण की शर्तें हैं। क्रेडिट की शर्तों में ब्याज दर, मूल राशि, संपार्श्विक विवरण और पुनर्भुगतान की अवधि जैसे विस्तृत विवरण होते हैं। ये सभी शर्तें किसी उधारकर्ता को ऋण देने से पहले तय की जाती हैं। अगला प्रश्न है, पदार्थ की मात्रा को SI इकाई में कैसे मापा जाता है? ऑप्शन ए रेडियन, ऑप्शन बी मोल, ऑप्शन सी जूल, ऑप्शन डी केल्विन। इसका सही ऑप्शन होगा बी मोल। पदार्थ की मात्रा किसी पदार्थ में मौजूद इकाइयों या कणों की संख्या का माप है। पदार्थ की मात्रा की SI इकाई 1 मोल है। पदार्थ की मात्रा भी एक भौतिक मात्रा है जो इलेक्ट्रॉनों, अणुओं, परमाणुओं आदि जैसे तत्वों के समूह के आकार का माप देती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा खेल टेबल की सहायता से खेला जाता है? ऑप्शन ए कबड्डी, ऑप्शन बी क्रिकेट, ऑप्शन सी बैडमिंटन, ऑप्शन डी टेबल टेनिस। इसका सही ऑप्शन होगा डी टेबल टेनिस। यानी टेबल टेनिस का जन्मदाता इंग्लैंड है। टेबल टेनिस की शुरुआत 1926 ईस्वी में हुई। टेबल टेनिस विश्व चैंपियनशिप का मैच पहली बार 1927 में हुआ। टेबल टेनिस को पिंग पोंग के नाम से भी जाना जाता है। यह एक इंडोर खेल है जो दो खिलाड़ियों के मध्य एक टेबल पर खेला जाता है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस खेल में गोलकीपर को हेलमेट पहनना आवश्यक है? ऑप्शन ए फुटबॉल, ऑप्शन बी वॉलीबॉल, ऑप्शन सी हॉकी, ऑप्शन डी बास्केटबॉल। इसका सही ऑप्शन होगा सी हॉकी। यानी हॉकी एक ऐसा खेल है जिसमें गोलकीपर को हेलमेट पहनना आवश्यक है। हॉकी की शुरुआत संभवतः 1527 में स्कॉटलैंड से हुई थी। हॉकी की सर्वोच्च संस्था अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ है, जिसकी स्थापना 7 फरवरी 1924 ईस्वी में की गई थी। हॉकी एक ऐसा खेल है जिसमें दो टीमें लकड़ी या कठोर धातु या फाइबर से बनी विशिष्ट लाठी या स्टिक की सहायता से रबर या कठोर प्लास्टिक की गेंद को अपनी विरोधी टीम के विरुद्ध गोल करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन यूनेस्को की प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल है? ऑप्शन ए मानस वन्यजीव अभ्यारण्य, ऑप्शन बी पश्चिमी घाट, ऑप्शन सी सुंदरवन नेशनल पार्क, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। यूनेस्को की प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थलों की सूची निम्नवत है। पहला, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क संरक्षण क्षेत्र 2014, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान 1985, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान 1985, मानस वन्यजीव अभ्यारण्य 1985, नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान 1988, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान 1987, पश्चिमी घाट 2012। अगला प्रश्न है, खेचियो पालरी झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए नागालैंड, ऑप्शन बी त्रिपुरा, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। इसका सही ऑप्शन होगा सी सिक्किम। यानी खेचियो पालरी झील जो है पश्चिमी सिक्किम में स्थित है। इस झील का स्थानीय नाम सो डोजो सो है। झील के ठीक ऊपर डुपुकनी गुफा है। हिंदुओं को मानना है कि भगवान शिव ने यहाँ ध्यान किया था। अगला प्रश्न है, हमारे संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श कहाँ से लिए गए हैं? ऑप्शन ए औपनिवेशिक क्रांति, ऑप्शन बी अमेरिकी क्रांति, ऑप्शन सी रूसी क्रांति, ऑप्शन डी फ्रेंच क्रांति। इसका सही ऑप्शन होगा डी फ्रेंच क्रांति। यानी भारत के संविधान में निहित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श फ्रांस के संविधान से लिए गए हैं। भारतीय संविधान की उद्देशिका का स्रोत पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था और 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत उद्देश्य प्रस्ताव और ऑस्ट्रेलिया एवं यूएसए का संविधान है। अगला प्रश्न है, पुष्कर मेला भारत के किस राज्य में आयोजित होने वाला वार्षिक पशु मेला है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी राजस्थान। इसका सही ऑप्शन होगा डी राजस्थान। यानी पुष्कर मेला राजस्थान के अजमेर जिले में लगता है। पुष्कर मेला एक व्यापारिक मेला और सांस्कृतिक उत्सव है। प्रत्येक वर्ष अक्टूबर-नवंबर में इसका आयोजन होता है। पुष्कर मेला भारत में सबसे बड़ा मवेशी या पशु मेला है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस क्षेत्र में शेरी वाइन का उत्पादन होता है? ऑप्शन ए पुर्तगाल, ऑप्शन बी सिसिली, ऑप्शन सी स्पेन, ऑप्शन डी इटली। इसका सही ऑप्शन होगा सी स्पेन। यानी शेरी वाइन का उत्पादन दक्षिणी स्पेन में होता है। शेरी वाइन एक फोर्टिफाइड वाइन है। शेरी को अक्सर मीठी शराब के रूप में जाना जाता है। इसे पारंपरिक रूप से सूखा बनाया जाता है। शेरी एक अत्यधिक अल्कोहल वाली वाइन है। अगला प्रश्न है, डैश एक रासायनिक अपघटन प्रकार की प्रतिक्रिया है जिसमें एक यौगिक पानी के साथ प्रतिक्रिया करता है और अन्य यौगिक में विभाजित होता है। ऑप्शन ए इलेक्ट्रोलिसिस, ऑप्शन बी फार्मालिसिस, ऑप्शन सी हाइड्रोलिसिस, ऑप्शन डी कैटलिसिस या उत्प्रेरण। इसका सही ऑप्शन होगा सी हाइड्रोलिसिस। यानी हाइड्रोलिसिस
एक रासायनिक अपघटन प्रकार की प्रक्रिया है जिसमें एक यौगिक पानी के साथ प्रतिक्रिया करता है और अन्य यौगिकों में विभाजित होता है। यह प्रक्रिया संक्षेपण प्रतिक्रिया के विपरीत होती है। अगला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र मध्य हिमालय में डैश के पास एक गहरी खाई बनाती है। ऑप्शन ए माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन बी नंगा पर्वत, ऑप्शन सी नामचा बरवा, ऑप्शन डी कंचनजंगा। इसका सही ऑप्शन होगा सी नामचा बरवा। ब्रह्मपुत्र मध्य हिमालय में नामचा बरवा के पास एक गहरी खाई बनाती है। ब्रह्मपुत्र नदी नामचा बरवा पर्वत के पूर्वी किनारे से तीछ मोड़ लेती है तथा दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर बहते हुए 5500 मीटर गहरा कैनियन बनाती है। ब्रह्मपुत्र नदी विश्व की सबसे लंबी नदियों में से एक है। यह कैलाश पर्वत श्रेणी के दक्षिण में मानसरोवर के निकट आंगसी ग्लेशियर से निकलती है। इसका स्थानीय नाम सांगपो है। अगला प्रश्न है, एक क्रिकेट मैच शुरू करने के लिए स्थानापन्न टीम के पास स्थानापन्न खिलाड़ियों के अतिरिक्त कितने खिलाड़ी होने चाहिए? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 11, ऑप्शन डी 5। इसका सही ऑप्शन है सी 11। यानी ये क्रिकेट मैच शुरू करने के लिए टीम के पास स्थानापन्न खिलाड़ियों के अतिरिक्त 11 खिलाड़ी होने चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक राजा राम मोहन राय द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शन ए द आर्कटिक होम इन द बेदाज, ऑप्शन बी ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ऑप्शन सी गिफ्ट टू मोनोथिस्ट, ऑप्शन डी ऑल मैन आर ब्रदर्स। इसका सही ऑप्शन होगा सी गिफ्ट टू मोनोथिस्ट। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का पहला प्रमुख समाज सुधारक और भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। यानी दी आर्कटिक होम इन द बेदाज पुस्तक के लेखक थे बाल गंगाधर तिलक और ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक के लेखक थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और गिफ्ट टू मोनोथिस्ट के लेखक थे राजा राम मोहन राय। ऑल मैन आर ब्रदर्स पुस्तक के लेखक थे महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है, वर्ष 1877 में वायसराय लिटन ने भारत की महारानी के रूप में किसे सम्मानित करने के लिए एक दरबार का आयोजन किया था? ऑप्शन ए महारानी एनी, ऑप्शन बी महारानी विक्टोरिया, ऑप्शन सी महारानी एलिजाबेथ प्रथम, ऑप्शन डी महारानी एलिजाबेथ द्वितीय। इसका सही ऑप्शन होगा बी महारानी विक्टोरिया। ब्रिटिश भारत में कुल 3 दिल्ली दरबार आयोजित किए गए थे, 1877 में, 1903 में और 1911 में। 1877 में महारानी विक्टोरिया को भारत की महारानी घोषित करने के लिए मंचन किया गया था और 1903 में किंग एडवर्ड सप्तम को सम्राट के रूप में घोषित किया गया। 1911 में किंग जॉर्ज पंचम की घोषणा की गई और इस अवसर पर राजा और उसकी पत्नी रानी मेरी दोनों ने व्यक्तिगत रूप से भाग लिया था। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? ऑप्शन ए सरोजनी नायडू, ऑप्शन बी एनी बेसेंट, ऑप्शन सी बीना दास, ऑप्शन डी कल्पना दत्त। इसका सही ऑप्शन होगा ए सरोजनी नायडू। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसे आईएनसी या कांग्रेस के नाम से जाना जाता है, इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 में हुई थी। इसके संस्थापक जो हैं ब्रिटिश सिविल सेवक एलन ऑक्टेवियन ह्यूम थे। इसके पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे और प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी तथा प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी। अगला प्रश्न है, किसी चालक के इकाई क्षेत्र में सीमित आवेश को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए सतह चार्ज घनत्व, ऑप्शन बी सतह आवधिक घनत्व, ऑप्शन सी सतह की बोल्टता घनत्व,
ऑप्शन डी सतह इलेक्ट्रॉन घनत्व। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए सतह चार्ज घनत्व। यानी किसी चालक के इकाई क्षेत्र में सीमित आवेश को सतह चार्ज घनत्व कहा जाता है। सतह चार्ज घनत्व द्विआयामी सतह क्षेत्र की प्रति इकाई चार्ज की मात्रा है। यह इस बात का माप है कि किसी सतह पर कितनी मात्रा में विद्युत आवेश जमा है और इसका प्रतीक Q द्वारा व्यक्त किया जाता है और इसे एसआई प्रणाली में इकाई कूलम प्रति वर्ग किलोमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर है। अगला प्रश्न है, श्रीरंगपट्टनम में हुए चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध में किसकी हत्या हुई थी? ऑप्शन ए हैदर अली, ऑप्शन बी तिम्मा राजा वोडेयर प्रथम, ऑप्शन सी तिरुमाल देव राय, ऑप्शन डी टीपू सुल्तान। इसका सही ऑप्शन होगा डी टीपू सुल्तान। यानी चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान और जनरल लॉर्ड वेलेस्ली के नेतृत्व वाली ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य 1799 में लड़ा गया था। इस युद्ध में टीपू सुल्तान मारा गया और अंग्रेजों ने मैसूर की राजधानी पर कब्जा कर लिया। अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास में किसे बादशाह खान कहा जाता था? ऑप्शन ए खान अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन बी अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन सी औरंगजेब, ऑप्शन डी बहादुर शाह। इसका सही ऑप्शन होगा ए खान अब्दुल गफ्फार खान। यानी आइए कुछ उपाधियां और प्राप्तकर्ता देखते हैं। यानी बादशाह खान की उपाधि खान अब्दुल गफ्फार खान को थी और गुरुदेव की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर और देश नायक की उपाधि सुभाष चंद्र बोस और नेताजी सुभाष चंद्र बोस, राजा की उपाधि राजा राम मोहन राय को थी। अगला प्रश्न है, भारत में पहला भाषाई राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी तमिलनाडु। इसका सही ऑप्शन होगा ए आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश स्वतंत्र भारत का पहला राज्य था जो भाषाई आधार पर बना, जिसका गठन 1 अक्टूबर 1953 को हुआ था। इस राज्य में मद्रास राज्य के तेलुगु भाषी जिले शामिल थे। आंध्र का गठन पोट्टी श्रीरामुलु की 56 दिनों की भूख हड़ताल करने के पश्चात उनकी मृत्यु हो गई, जो एक तेलुगु राज्य की मांग कर रहे थे। अगला प्रश्न है, बजने वाली ध्वनि उत्पन्न करने वाली धातुओं को डैश कहा जाता है? आघातवर्धनी, ऑप्शन बी ध्वन्यात्मक, ऑप्शन सी प्रसार यानी तार खींचे जा सकने वाले, ऑप्शन डी चमकदार। ऑप्शन बी इसका सही होगा, यानी ध्वन्यात्मक यानी सोनोरस। बजने वाली ध्वनि उत्पन्न करने वाली धातुओं को ध्वन्यात्मक कहा जाता है। ध्वन्यात्मक यानी सोनोरस शब्द का अर्थ है ध्वनि उत्पन्न करने में सक्षम। यानी जब धातु किसी कठोर सतह से टकराती है तो ध्वनि उत्पन्न करती है। यह धातुओं के ध्वनि गुण के कारण होता है, इसलिए इनका उपयोग वायलिन और सितार जैसे संगीत वाद्य यंत्रों की घंटियां और तार बनाने में किया जाता है। अगला प्रश्न है, ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन कब किया गया था? ऑप्शन ए 1885, ऑप्शन बी 1906, ऑप्शन सी 1857, ऑप्शन डी 1927। इसका सही ऑप्शन होगा बी 1906। यानी 30 दिसंबर 1906 को ढाका के नवाब आगा खां और नवाब मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में भारतीय मुस्लिमों के अधिकारों की रक्षा के लिए मुस्लिम लीग का गठन किया गया था। मुस्लिम लीग के गठन को प्रोत्साहित करने वाले कारक निम्न थे: ब्रिटिश योजना, शिक्षा का अभाव, मुस्लिमों की संप्रभुता का पतन, धार्मिक भावनाओं की अभिव्यक्ति और भारत का आर्थिक पिछड़ापन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन यह निर्धारित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन डी भारत के मुख्य न्यायाधीश। इसका सही ऑप्शन होगा सी लोकसभा अध्यक्ष। यानी विधेयक एक नए कानून का प्रस्ताव या मौजूदा कानून को बदलने का प्रस्ताव है, जिसे संसद के समक्ष बहस के लिए प्रस्तुत किया जाता है।
कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह लोकसभा अध्यक्ष निर्धारित करता है। धन विधेयक या वित्त विधेयक कराधान सरकारी राजस्वों और व्यय से संबंधित है। यह सरकार की वित्तीय योजनाओं की रूपरेखा तैयार करता है। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन वर्ष डैश में हुआ। ऑप्शन ए 1951, ऑप्शन बी 1949, ऑप्शन सी 1952, ऑप्शन डी 1950। इसका सही ऑप्शन होगा डी 1950। यानी सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई तथा 28 जनवरी 1950 को भारत के एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बनने के बाद सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन संसद भवन में चैम्बर ऑफ प्रिंसेस में हुआ, जिसमें भारत की संसद भी शामिल थी, राज्यों की परिषदों और लोगों का सदन भी शामिल था। भारत का सर्वोच्च न्यायालय तिलक मार्ग, नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, डांडिया भारत के किस राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है। ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी असम। इसका सही ऑप्शन होगा सी गुजरात। यानी आइए कुछ पारंपरिक लोक नृत्य देखते हैं। यानी पश्चिम बंगाल का जो पारंपरिक लोक नृत्य है लाठी, गंभीरा, ढाली, जतरा, बाउल। और बिहार का पारंपरिक लोक नृत्य है जाट जाटिन, पनवारिया, कजरी। और गुजरात का पारंपरिक लोक नृत्य है गरबा, डांडिया रास, टिप्पणी, भावी। और असम का पारंपरिक लोक नृत्य है बिहू, बिछुआ, नट पूजा, महारास, कालीगोपाल, बागुरुम्बा, कानोई। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 डैश से संबंधित है। ऑप्शन ए स्वतंत्र क्षेत्रीय परिषद, ऑप्शन बी स्वतंत्र कानून आयोग, ऑप्शन सी स्वतंत्र वित्त आयोग, ऑप्शन डी स्वतंत्र चुनाव आयोग। इसका सही ऑप्शन होगा डी स्वतंत्र चुनाव आयोग। यानी भारतीय संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से लेकर अनुच्छेद 329 तक निर्वाचन की व्याख्या की गई है। अनुच्छेद 324 निर्वाचनों का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना बताता है और अनुच्छेद 324 में ही निर्वाचन आयोग को चुनाव संपन्न कराने की जिम्मेदारी दी गई है। अगला प्रश्न है, अंत्योदय एवं अन्न योजना वर्ष डैश में शुरू की गई थी। ऑप्शन ए 2000, ऑप्शन बी 2003, ऑप्शन सी 2001, ऑप्शन डी 2002। इसका सही ऑप्शन होगा ए 2000। यानी अंत्योदय अन्न योजना को 25 दिसंबर 2004 को लॉन्च किया गया था। यह एक सरकार प्रायोजित कार्यक्रम था जो देश के सबसे गरीब परिवारों को बहुत कम कीमतों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता था। यह योजना सर्वप्रथम राजस्थान में लागू की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कभी कभी मानसून चरण की वापसी के दौरान बाढ़ का सामना करता है। ऑप्शन ए तेलंगाना, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। इसका सही ऑप्शन होगा सी तमिलनाडु। यानी तमिलनाडु राज्य कभी कभी मानसून चरण की वापसी के दौरान बाढ़ का सामना करता है। तमिलनाडु में लौटते मानसून के दौरान वर्षा होती है, जिसे उत्तर पूर्वी मानसून या मानसून के बाद के मौसम के रूप में भी जाना जाता है। लौटता हुआ मानसून भारतीय उपमहाद्वीप से दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी को संदर्भित करता है, जो आमतौर पर सितंबर से दिसंबर तक होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग यह पता लगाने के लिए किया जाता है कि कोई द्रव्यमान आवेशित है या नहीं। ऑप्शन ए सूक्ष्मदर्शी, ऑप्शन बी आमीटर, ऑप्शन सी मल्टीमीटर, ऑप्शन डी विद्युतदर्शी। इसका सही ऑप्शन होगा डी विद्युतदर्शी। यानी विद्युतदर्शी एक प्रारंभिक वैज्ञानिक उपकरण है जिसका उपयोग किसी पिंड पर विद्युत आवेश की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। विद्युतदर्शी उपकरण का सर्वप्रथम आविष्कार ब्रिटिश भौतिक वैज्ञानिक विलियम गिलबर्ट द्वारा वर्ष 1600 में किया गया था।
किसी वस्तु पर आवेश की मात्रा उसके वोल्टेज के समानुपाती होती है। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म जीवों के कारण होने वाले रोग को डैश कहा जाता है। ऑप्शन ए प्रतिजन, ऑप्शन बी विषाणु, ऑप्शन सी रोगाणु, ऑप्शन डी जीवाणु। इसका सही ऑप्शन होगा सी रोगाणु, यानी सूक्ष्म जीवों के कारण होने वाले रोग को रोगाणु कहा जाता है। रोगाणु वह जीव हैं जो रोग का कारण बनते हैं। इसमें जीवाणु, विषाणु और कवक शामिल हो सकते हैं। वह एक संक्रामक कारक हैं। रोगाणुओं को क्लोरीन द्वारा मारा जा सकता है। रोगाणुओं के मुख्य प्रकार बैक्टीरिया, वायरस, कवक और प्रोटोजोआ हैं। अगला प्रश्न है, कृषि में नाइट्रोजन को स्थिर करके मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए कीटनाशक, ऑप्शन बी खरपतवार, ऑप्शन सी सूक्ष्मजीव, ऑप्शन डी पादप। इसका सही ऑप्शन होगा सी सूक्ष्मजीव, यानी कृषि में नाइट्रोजन को स्थिर करके मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। मिट्टी में नाइट्रोजन स्थिरीकरण प्राकृतिक रूप से डाइज़ोट्रॉफ नामक सूक्ष्म जीवों द्वारा किया जाता है, जिसमें एजेटोबैक्टर और राइजोबिया और आर्किया जैसे बैक्टीरिया शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है, फेडरेशन इंटरनेशनल डी नेशनल एक्वेटिक्स यानी फीना किससे संबंधित है। ऑप्शन ए जिम्नास्टिक, ऑप्शन बी तैराकी, ऑप्शन सी कैनोइंग, ऑप्शन डी नंगे पांव स्कीइंग। इसका सही ऑप्शन होगा बी तैराकी, यानी फेडरेशन इंटरनेशनल डी नेशनल एक्वेटिक्स यानी फीना का संबंध तैराकी से है। वर्ल्ड एक्वेटिक्स, जिसे पहले फेडरेशन इंटरनेशनल डी नेटेशन यानी फीना के नाम से जाना जाता था, यह सभी एक्वेटिक्स के लिए एकमात्र और अनन्य विश्वव्यापी निकाय है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र विनिर्मित वस्तुओं का उत्पादन करता है। ऑप्शन ए द्वितीयक माध्यमिक क्षेत्र, ऑप्शन बी तृतीयक क्षेत्र, ऑप्शन सी प्राथमिक क्षेत्र, ऑप्शन डी एकात्मक क्षेत्र। इसका सही ऑप्शन होगा ए द्वितीयक क्षेत्र या माध्यमिक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र वह आर्थिक क्षेत्र है जो विनिर्मित वस्तुओं का उत्पादन करता है। यह वह क्षेत्र है जो प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि के माध्यम से एकत्रित प्राकृतिक संसाधनों को लेता है और उन्हें कृत्रिम संसाधनों में बदल देता है। द्वितीयक क्षेत्र की गतिविधियों में निर्माण, कपड़ा बुनना, तेल आसवन, जल निस्पंदन इत्यादि शामिल हैं। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म निम्नलिखित में से कौन से स्कूल को स्कूल ऑफ एल्डर मॉन्क्स यानी वरिष्ठ बौद्ध भिक्षुकों का वह स्कूल के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए महायान, ऑप्शन बी हीनयान, ऑप्शन सी थेरवाद, ऑप्शन डी वज्रयान। इसका सही ऑप्शन होगा सी थेरवाद, यानी बौद्ध धर्म में थेरवाद को स्कूल ऑफ एल्डर मॉन्क्स यानी वरिष्ठ बौद्ध भिक्षुकों का स्कूल के नाम से जाना जाता है। थेरवाद बौद्ध धर्म दो प्रमुख बौद्ध परंपराओं में से एक है, जो अपने दर्शन को गौतम बुद्ध के सूत्रों या शिक्षाओं पर आधारित करते हैं, जिन्हें बुद्ध के नाम से जाना जाता है। इन शिक्षाओं की मूल भाषा पाली थी। थेरवाद का अर्थ है बुजुर्गों का मार्ग। अगला प्रश्न है, भारतीय समाजवाद डैश का मिश्रण है। ऑप्शन ए पूंजीवादी और गांधीवाद, ऑप्शन बी साम्यवाद और समाजवाद, ऑप्शन सी मार्क्सवाद और गांधीवाद, ऑप्शन डी साम्यवाद और गांधीवाद। इसका सही ऑप्शन होगा सी मार्क्सवाद और गांधीवाद, यानी भारतीय समाजवाद मार्क्सवाद और गांधीवाद का मिश्रण है। भारतीय समाजवादी विचारधारा के अनुसार निस्वार्थ सेवा, त्याग और आध्यात्मिक प्रवृत्ति, इनमें शोषक और शोषित के लिए कोई स्थान नहीं है। यदि किसी के पास कोई संपत्ति है तो वह समाज की धरोहर मात्र है। देखा जाए तो इसके अनुसार सभी लोग एक समान स्थिति में होना चाहिए। अगला प्रश्न है, वर्ष के दौरान भूमि के एक टुकड़े पर एक से अधिक फसल उगाने की प्रक्रिया कहलाती है। ऑप्शन ए प्रभावी योजना, ऑप्शन बी कृषि योजना, ऑप्शन सी एकाधिक या बहुफसल, ऑप्शन डी मिश्रित खेती।
इसका सही ऑप्शन होगा सी, एकाधिक या बहुफसल। यानी वर्ष के दौरान किसी भूमि पर उगाई जाने वाली एक से अधिक फसल को बहुफसल के रूप में जाना जाता है। यह किसी दी गई भूमि पर उत्पादन बढ़ाने का सबसे सामान्य तरीका है। कृषि योग्य भूमि पर खेती की जाती है और वर्ष के दौरान किसी भी समय कहीं भी भूमि खाली नहीं छोड़ी जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अत्यधिक सूखा प्रवण क्षेत्र के जोन 1 के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी राजस्थान। इसका सही ऑप्शन होगा डी, राजस्थान। यानी राजस्थान राज्य अत्यधिक सूखा प्रवण क्षेत्र के जोन 1 के अंतर्गत आता है। राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा 64.9 सेंटीमीटर से 32.7 सेंटीमीटर के मध्य होती है। राजस्थान के सूखा प्रवण क्षेत्र में आने का प्रमुख कारण कम वर्षा, शुष्क और जलवायु क्षेत्र है। निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सर्वाधिक उत्तरी राजधानी शहर है? ऑप्शन ए कोपेनहेगन, ऑप्शन बी स्टॉकहोम, ऑप्शन सी रेकजविक, ऑप्शन डी ओस्लो। इसका सही ऑप्शन होगा रेकजविक। यानी आइसलैंड की राजधानी रेकजविक दुनिया की सबसे उत्तरी राजधानी और यूरोप की सबसे पश्चिमी राजधानी है। यह आइसलैंड का सबसे बड़ा शहर है। इसका अक्षांशीय स्थिति 64 डिग्री 8 मिनट है, 8 मिनट उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय गणराज्य का प्रमुख है? ऑप्शन ए उपराष्ट्रपति, ऑप्शन बी भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी राष्ट्रपति। इसका सही ऑप्शन होगा डी, राष्ट्रपति। यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत गणराज्य का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। वरीयता के अनुसार वह पहले स्थान पर है। राष्ट्रपति भारतीय गणराज्य का प्रमुख, राज्य का कार्यकारी प्रमुख और सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर भी होता है। अगला प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम डैश में लागू किया गया था? ऑप्शन ए 1953, ऑप्शन बी 1958, ऑप्शन सी 1954, ऑप्शन डी 1956। इसका सही ऑप्शन होगा डी, 1956। यानी राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में लागू किया गया था। इस अधिनियम में भारतीय राज्यों के साथ साथ केंद्र शासित प्रदेशों की सीमाओं को भाषाई आधार पर विभाजित करने से संबंधित सुधार लाए गए। राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर राज्यों का समूह बनाकर किया जाए, क्योंकि उन क्षेत्रों में शासन आसानी से किया जाएगा जिनकी भाषाई और भौगोलिक विशेषताएं समान हैं। अगला प्रश्न है, जब एक प्रतिक्रिया अन्य प्रतिक्रिया की दर को प्रभावित करती है जो सामान्य परिस्थितियों में नहीं होती है, तो इस घटना को डैश के रूप में जाना जाता है? ऋणात्मक उत्प्रेरण, ऑप्शन बी धनात्मक उत्प्रेरण, ऑप्शन सी प्रेरित उत्प्रेरण, ऑप्शन डी स्व उत्प्रेरण। इसका सही ऑप्शन होगा सी, प्रेरित उत्प्रेरण। यानी जब एक प्रतिक्रिया अन्य प्रतिक्रिया की दर को प्रभावित करती है जो सामान्य परिस्थितियों में नहीं होती हैं, तो इस घटना को प्रेरित उत्प्रेरण के रूप में जाना जाता है। जब कोई क्रियाशील पदार्थ किसी अक्रियाशील पदार्थ के साथ समान रूप में क्रिया हेतु प्रेरित करके उसको क्रियाशील बना देता है। अगला प्रश्न है, हवाई द्वीप की राजधानी क्या है? ऑप्शन ए जूनू, ऑप्शन बी माले, ऑप्शन सी नियाहू, ऑप्शन डी होनोलुलु। इसका सही ऑप्शन होगा डी, होनोलुलु। यानी हवाई द्वीप की राजधानी है होनोलुलु। आइसलैंड की राजधानी है रिकजेविक। ऑप्शन यानी मालदीव की राजधानी है माले। अलास्का की राजधानी है जूनो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा खेल कबड्डी की तरह एक सस्ता खेल है क्योंकि इसमें अधिक उपकरण की आवश्यकता नहीं है? ऑप्शन ए कयाकिंग और कैनोइंग, ऑप्शन बी तलवारबाजी, ऑप्शन सी खो खो, ऑप्शन डी तीरंदाजी। इसका सही ऑप्शन होगा सी, खो खो। यानी खो खो खेल कबड्डी की तरह एक सस्ता खेल है क्योंकि इसमें अधिक उपकरण की आवश्यकता नहीं है। खो खो एक लोकप्रिय खेल है जो आयताकार मैदान जिसकी लंबाई 29
गुणे 16 मीटर होती है। खो खो खेल में कुल मिलाकर 24 खिलाड़ी भाग लेते हैं। प्रत्येक टीम में 12-12 खिलाड़ी होते हैं। अगला प्रश्न है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी एनडीपी के बराबर होता है। ऑप्शन ए जीडीपी माइनस जीएनपी, ऑप्शन बी जीडीपी प्लस एनएनपी, ऑप्शन सी जीडीपी प्लस जीएनपी, ऑप्शन डी जीडीपी माइनस मूल्यह्रास। इसका सही ऑप्शन होगा डी जीडीपी माइनस मूल्यह्रास। यानी शुद्ध घरेलू उत्पाद यानी एनडीपी किसी देश के आर्थिक उत्पादन का वार्षिक माप है जिसकी गणना सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी से मूल्यह्रास घटाकर की जाती है। एनडीपी में वृद्धि बढ़ती आर्थिक वृद्धि का संकेत देगी, जबकि कमी आर्थिक स्थिरता का संकेत देगी। यानी एनडीपी बराबर जीडीपी माइनस डिप्रिसिएशन यानी मूल्यह्रास है। अगला प्रश्न है, एरोबिक्स शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन ए शतरंज, ऑप्शन बी जिम्नास्टिक, ऑप्शन सी गोल्फ, ऑप्शन डी कैरम। इसका सही ऑप्शन होगा बी जिम्नास्टिक। यानी एरोबिक्स शब्द जिम्नास्टिक से संबंधित है। एरोबिक व्यायाम शरीर की हृदय प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए किया जाने वाला व्यायाम है। एरोबिक व्यायाम में दौड़ना, साइकिल चलाना और नृत्य जैसी गतिविधियां शामिल हैं। जिम्नास्टिक शब्द ग्रीक शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ है नग्न होकर व्यायाम करना। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में न्यायिक समीक्षा का प्रावधान डैश से लिया गया था। ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलियाई संविधान, ऑप्शन बी फ्रांसीसी संविधान, ऑप्शन सी जापानी संविधान, ऑप्शन डी अमेरिकी संविधान। इसका सही ऑप्शन होगा डी अमेरिकी संविधान। यानी भारत के संविधान में न्यायिक समीक्षा का प्रावधान अमेरिकी संविधान से लिया गया था। यानी ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या प्रावधान लिया गया था, तो प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची, केंद्र राज्य संबंध, संसद की संयुक्त बैठक, ये सारे प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से लिए गए थे। और फ्रांस के संविधान से गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श लिए गए थे। और जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और अमेरिका के संविधान से न्यायिक समीक्षा, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार और संविधान की सर्वोच्चता, उपराष्ट्रपति और वित्तीय आपात जैसे प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिए गए थे। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का पन्ना जिला किसके लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए हीरे की खदान, ऑप्शन बी यूरेनियम की खदान, ऑप्शन सी थोरियम की खदान, ऑप्शन डी लौह अयस्क की खदान। इसका सही ऑप्शन होगा ए हीरे की खदान। यानी मध्य प्रदेश का पन्ना जिला हीरे की खान के लिए प्रसिद्ध है। यह अपने प्राचीन मंदिरों के लिए भी प्रसिद्ध है। इसी कारण इसे मंदिरों की नगरी भी कहा जाता है। पन्ना में एक राष्ट्रीय उद्यान है जहां पन्ना टाइगर रिजर्व और कई दुर्लभ वन्य जीव पाए जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।